गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके तहत आज का हमारा विषय है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। कहने का मतलब क्या है कि आपने सुना होगा किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाना आसान है, लेकिन एक देश को, एक राष्ट्र को एक व्यक्ति का चेहरा देना, ये कैसे किया जा सकता है। तो क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए, उनके अंदर देशभक्ति का भाव जगाने के लिए, उनके अंदर समर्पण और त्याग की जो भावना है उसको जगाने के लिए विभिन्न समय पर जो क्रांतिकारी हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को एक मानव का रूप दिया या राष्ट्र का मानवीकरण किया गया। जैसे भारत माता वास्तव में ऐसी कोई महिला नहीं है, लेकिन उस भारत माता का मानवीकरण किया गया, यानी भारत को एक महिला के रूप में, एक माता के रूप में दिखाया गया है, ताकि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको आसानी से भरा जा सके। तो इसी उद्देश्य के तहत जो राष्ट्र की दृश्य कल्पना है वो की गई। तो देखिए, पढ़ते हैं कि किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया, यानी एक राष्ट्र को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो किसी भी देश का जो वर्णन है वो उन कलाकारों ने, उन चित्रकारों ने इस प्रकार किया कि जैसे कोई देश एक देश ना हो करके वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। तो उस समय क्या था, राष्ट्रों को ना कि किसी मानव के रूप में या पुरुष के रूप में, बल्कि एक नारी के रूप में क्या है उसको अभिव्यक्त किया जाता था या उसको प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जिस महिला का जो मानवीकरण किया गया, एक राष्ट्र को एक महिला के रूप में दिखाया गया, वास्तव में वैसी कोई महिला वास्तविक जीवन में नहीं थी। तो ये केवल क्या थी, उन कलाकारों की एक कल्पना मात्र थी, उनकी केवल एक सोच थी। उन्होंने क्या किया, अपनी सोच में, अपनी कल्पना में एक राष्ट्र को एक औरत का या एक नारी का रूप दिया, ताकि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद के विचार है या देशभक्ति की भावना है उसको सही प्रकार से उनके अंदर भरा जा सके। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। जैसे कि जो राष्ट्र है वो क्या है, अमूर्त विचार है। अमूर्त होता है जिसकी कोई सूरत ना हो, लेकिन उस अमूर्त विचार को, यानी उस जिसकी कोई सूरत ना हो, उसको सूरत देने के लिए क्या किया गया, उसको एक महिला के रूप में उसको एक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक क्या है, जो क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका क्या है, जिसका कोई रूप नहीं है, जैसे कोई मन के भाव है, क्रोध है, प्यार है, तो उनका कोई रूप नहीं है, उनको हम किसी प्रकार से वो क्या है, अदृश्य जो भावनाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनको क्या है व्यक्त करने के लिए अगर उनको किसी नारी का या किसी पुरुष का या उनका मानवीकरण कर दिया जाए, इनको मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो उनको अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार क्या था, राष्ट्र जो था वो अमूर्त विचार था, उसकी कोई सूरत नहीं थी, उसकी कोई मूर्त नहीं थी। तो उस विचार को प्रदर्शित करने के लिए जो उस समय जो कलाकार थे, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को एक नारी का रूप दिया और उसको एक नारी के रूप में दिखाया गया। उसके बाद देखिए, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी जो कलाकार थे उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का रूपक का प्रयोग किया।
यानी जो जो क्रांति के दौरान जो कलाकार थे, उन्होंने जो स्वतंत्रता जैसे जो शब्द थे जिनका कोई रूप नहीं है, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी जो छवि है उसको अपनाया गया, ताकि लोगों के अंदर इन विचारों को भरा जा सके या इनके लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। कुछ विशेष वस्तुएं या प्रतीक हैं, उनका इस्तेमाल किया गया इन स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को दिखाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी। और टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? टूटी हुई जंजीर है वो एक आज़ादी का प्रतीक था। और इंसाफ को आम तौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। तो इंसाफ यानी किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी व्यक्ति के साथ करना है तो इंसाफ कैसा होना चाहिए कि वो बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। तो ऐसी आपने देखा होगा कि हमारी जितनी अदालतें होती हैं तो वहाँ पर एक महिला का एक प्रतीकात्मक एक चित्र है वो बनाया होता है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में एक तराजू होती है और तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कानून की नज़र में क्या है, सभी समान है। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए वहाँ पर एक महिला एक जो रूपक है उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोगों के अंदर कानून के प्रति जो सम्मान है या उसके प्रति जो भरोसा है वो पैदा किया जा सके। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मैरियान दिया गया। तो फ्रांस में जो कलाकार थे उन्होंने जिस नारी रूपक का इस्तेमाल किया लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए, वहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है, ईसाई नाम है, जिसका नाम है मैरियान। तो मैरियान जो शब्द है वो दिया गया एक नारी जो रूपक है, एक नारी की जो तस्वीर है वो उसको अपनाया गया, उसका नाम मैरियान दिया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरा जा सके। जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। जैसे लाल टोपी उसने डाली हुई थी, तो लाल टोपी क्या है, किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। तिरंगा झंडा उसके हाथ में था और जो तिरंगा झंडा है वो उस समय जो उदारवादी जो क्रांतिकारी भावनाएं समाज के अंदर जो जग रही थी उनका प्रतीक थी। और एक था कलगी। कलगी क्या होता है? किसी भी मुकुट के ऊपर या पगड़ी के ऊपर एक लंबी सी एक जो कलगी है वो लगी होती है। और मैरियान की जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको पहचान मिल सके और लोग जो हैं उसको राष्ट्रीय एकता के रूप में देख सके। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार नारी के रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय नाम ईसाई नाम जो मारियान है वो दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। जैसे लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी, तिरंगा, कलगी, ये कुछ चिन्ह हैं उसको दिए गए। मैरियान की जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक चौकों पर लगाए गए, मतलब ऐसे चौक जो सार्वजनिक थे, जन समुदाय के थे, तो उन चौकों पर लगाए गए ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सड़क सिक्कों और डाक टिकटों के ऊपर भी रेखांकित की गई, अंकित की गई, ताकि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लगातार उनको भरा जा सके। इसी तरह जर्मनिया भी क्या थी, एक जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मनिया भी वास्तव में कोई ऐसी महिला नहीं थी, केवल जो जर्मन के जो लोग थे उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति है या राष्ट्रवाद के जो विचार हैं उनको भरने के लिए एक महिला रूपक का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम क्या था, जर्मनिया। और उसको कैसे दिखाया गया? उसने दिखाया कि जर्मनिया बलूत के जो एक वृक्ष है उसके जो पत्ते हैं उनका वो मुकुट पहने हुए हैं। तो जर्मनी के अंदर जो बलूत का जो पेड़ है वो वीरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार क्या है, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको भरने का प्रयास किया गया जर्मनी के अंदर भी। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब इसको क्या है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है। पहले क्या था
कि पूरे विश्व के अंदर किसी प्रकार का कोई राष्ट्र है, कोई देश है, वो अस्तित्व में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे राष्ट्रवाद का जो विचार है वो आगे बढ़ा और विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जो राष्ट्रवाद का विचार है वो फैलने लगा। तो इस प्रकार क्या था, नए नए जो राष्ट्र हैं वो अस्तित्व में आने लगे। अब नए नए जो राष्ट्र हैं वो अस्तित्व में आने लगे, जैसे इटली का निर्माण हुआ, जर्मनी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन का निर्माण हुआ, और ऐसे ही क्या है अनेक जो देश हैं, फ्रांस वगैरह हैं, उनका निर्माण होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो ये राष्ट्रवाद का जो विचार है वो धीरे धीरे साम्राज्यवाद में बदलने लगता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने जो राष्ट्र की जो सीमाओं का विस्तार करना और दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बना करके उनके ऊपर क्या है अपना अधिकार करना, उनको अपने अधिकार में रखना या उनके ऊपर क्या है अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित करना, इसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो धीरे धीरे जो ये राष्ट्र बने, इनकी जो सोच है वो साम्राज्यवादी हो गई, मतलब वो अपने जो सीमाएं हैं उनका विस्तार करने में विश्वास करने लगे। और धीरे धीरे क्या था, उन्होंने अपनी जो सीमाएं हैं उनका विस्तार करना शुरू किया और विश्व के जो विभिन्न देश थे उनको अपना उपनिवेश या अपना गुलाम उनको बनाना शुरू कर दिया। तो ये राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का जो विचार है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। राष्ट्रवाद का जो विचार था, जो आदर्शवादी था, उदारवादी था, जनतांत्रिक था, जो जनता से संबंधित था, वैसा स्वभाव राष्ट्रवाद का नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। संकीर्ण क्या होता है कि राष्ट्रवाद का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल संकीर्ण क्या होता है, छोटा बन गया। उसका सिद्धांत क्या हो गया, छोटा हो गया। अब वो उतना मतलब उसके अंदर क्या है, जो एक क्या बोलते हैं कि उसके अंदर उतनी गहराई अब नहीं रही। अब क्या है, जो राष्ट्रवाद क्या है, एक सीमित लक्ष्य है वो राष्ट्रवाद के हो गए। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। अनुदार क्या होता है, एक तो उदार होता है जो दूसरे का ध्यान रखता है, एक अनुदार होता है जो दूसरे की कोई फिक्र नहीं करता है, उसके मन में कोई दया भाव नहीं होता है, तो उसको अनुदार बोलते हैं। तो जो राष्ट्रवादी जो देशों का निर्माण हुआ वो एक दूसरे के प्रति क्या है, अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लड़ने के लिए क्यों तैयार रहते थे, क्योंकि ये अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। तो जो राष्ट्रवादी आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उनके अधीन थे लोग, उनकी उन राष्ट्रवादी इच्छाओं का या आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। किसने, जो यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे, अपने जो साम्राज्यवादी उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि बाल्कन क्षेत्र क्या था, वो तनाव का कारण क्यों बन गया। तो ये बाल्कन क्षेत्र क्या था, सबसे पहले तो इसके विषय में जानते हैं। इस क्षेत्र में लगभग भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो भी अलग अलग थी और यहाँ पर अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वो पाए जाते थे। तो बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं यहाँ पर पाई जाती थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, जो आज रोमानिया है, वो इसके अंदर शामिल था। बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये इसके अंदर शामिल थे। तो ये क्षेत्र क्या थे, इन सब को मिला करके ये बाल्कन क्षेत्र है वो बनता था। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, तो इनको क्या है, स्लाव भी कहा जाता था। तो प्रश्न आपको यहाँ से ही पूछ सकते हैं कि स्लाव से आप क्या समझते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो आपका दोनों में आंसर यही होगा कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र को स्लाव या बाल्कन क्षेत्र है वो कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग यानी बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य उस समय तुर्की का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके अधिकार में ये बाल्कन क्षेत्र था।
बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। तो बाल्कन क्षेत्र में क्या है, विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न कलाकारों ने, कवियों ने क्या किया, वहाँ पर जो रोमानी राष्ट्रवाद है, मतलब वहाँ के रोमानी राष्ट्रवाद क्या होता है कि एक प्रकार का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक अलग तरीके से क्या है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के जो भाव है वो भरना चाहता था अपनी कविताओं के माध्यम से। जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, जो आपका किस्से कहानियाँ हैं, उनके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है या राष्ट्रवाद के जो विचार है वो भरना चाहता था। तो बाल्कन क्षेत्र में भी क्या है, ये रोमानी राष्ट्रवाद है, उसके विचार फैलने लगे। और दूसरा क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, यानी ऑटोमन साम्राज्य क्या हो गया, वो टूटने लगा, वो खत्म होने लगा। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था। उसने सोचा कि क्या है, मैं कुछ अपने अंदर क्या है आधुनिकीकरण करूं, कुछ आंतरिक सुधार करूं, जिससे क्या है ऑटोमन साम्राज्य क्या है वो मजबूत बना रहे, और ऐसे ही क्या है पूरे जो क्षेत्र उसके अंतर्गत थे उनके ऊपर उसका जो अधिकार है वो बना रहे। किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा। एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय जो राष्ट्रीय जो देश थे वो क्या है उससे एकदम से उसके चंगुल से अलग होने लगे और अपने आप को जो स्वतंत्र है वो उसकी घोषणा वो करने लगे, उससे स्वतंत्र होना शुरू हो गए। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। तो जो राजनीतिक अधिकार बाल्कन जो लोग हैं वो चाहते थे, जो आज़ादी वो चाहते थे, तो उन्होंने क्या है उन राजनीतिक अधिकार जिनकी वो मांग कर रहे थे, जिस तरह की वो आज़ादी वो चाहते थे, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, अपनी राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। तो उन्होंने अपने जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो बाल्कन क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग थे, तो उनका जो इतिहास था उसको ये साबित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया कि कभी इतिहास में क्या थे, हम अतीत में हम भी स्वतंत्र थे, किंतु जो विदेशी ताकतें हैं या शक्तियाँ हैं उन्होंने हमें क्या है समय के साथ साथ अपने अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। तो बाल्कन क्षेत्र के जितने भी ये क्षेत्र थे, तो इन्होंने अपना जो संघर्ष है वो लंबे समय से खोई हुई आज़ादी, जो लंबे समय से वो विभिन्न जो यूरोपीय जो ताकतें थी उनका गुलाम थे, तो इस रूप में उन्होंने उसको देखा। इस प्रकार क्या हुआ कि जो बाल्कन क्षेत्र है वहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पर जो बाल्कन क्षेत्र है ये बहुत ही गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, क्योंकि जो अलग अलग जो देश थे, अलग अलग जो ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी देश थे, वो अपना अपना जो क्या है उस बाल्कन क्षेत्र के ऊपर क्या है अधिकार करना चाहते थे। तो बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। इसका कारण क्या था कि जो बाल्कन राज्य थे, जिनको मिला करके जो बाल्कन राज्य बना था, तो वो राज्य एक दूसरे से क्या है ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। तो परिस्थितियाँ और अधिक जटिल हो गई, कठिन हो गई और उलझ गई। इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो उस समय यूरोप की जो बड़ी शक्तियाँ थी या विश्व की जो बड़ी शक्तियाँ थी, जो भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो चुकी थी, तो वो क्या है उन सभी ने प्रयास करना शुरू कर दिया कि बाल्कन क्षेत्र के ऊपर क्या है वो सभी अधिकार करना चाहते थे। तो इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। तो वो क्या चाहते थे कि अधिक से अधिक जो व्यापार है वो उनका बढ़े, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो उपनिवेश हो, उनके पास अधिक से अधिक क्या हो नौसैनिक हो, उनके पास अधिक से अधिक क्या हो सैन्य ताकत हो। तो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए उन्होंने जो बाल्कन क्षेत्र थे उनके ऊपर क्या है जो अधिकार करने का जो प्रयास है वो सभी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो करने लगी। जिस तरह ये बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके उस क्षेत्र में अपना अधिकार है वो जमाना चाहती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश थे जो बाल्कन क्षेत्र के ऊपर क्या है अपना अधिकार करना चाहते थे। उसके बाद देखिए
जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुल के सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंत में क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हुआ। तो प्रथम युद्ध का जो विश्व युद्ध हुआ था उसका जो महत्वपूर्ण जो कारण था, तो ये बाल्कन जो क्षेत्र था वो महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि अलग अलग जो यूरोपीय ताकतें थी वो अपनी जो उस बाल्कन क्षेत्र के ऊपर अपना जो अधिकार है वो करने के लिए वो तैयार थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, उनके बीच में टकराव हुआ और ये बाल्कन क्षेत्र क्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। उसके बाद देखते हैं तो ये हमारा आगे साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। यानी एक महायुद्ध है, एक विश्व युद्ध है, वो शुरू हो गया 1914 में। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, यानी अपना उपनिवेश बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे कि साम्राज्यवाद के खिलाफ हो गए। साम्राज्यवाद क्या होता है कि जो ये बड़े देश थे वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। सीमाओं का विस्तार कैसे, बाल्कन क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय जो ये आंदोलन शुरू हुए तो उनका उद्देश्य क्या था कि अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। तो ये जो राष्ट्रवादी भावना है वो कैसे उभरी थी कि वो लोग थे या वो देश थे और वो क्षेत्र थे जो साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवाद विरोधी प्रक्रिया जो उस समय यूरोप के अंदर उभरी विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसलिए ये इनके अंदर लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो आने लगी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। तो लोगों ने क्या है, जो राष्ट्रवाद जो शब्द का जो अर्थ है अपने अपने तरीके से उन्होंने लिया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। अब क्या है, ये ज़रूरत है वो समझी जाने लगी कि राष्ट्रों को एक राष्ट्र राज्य में गठित करना कितना ज़रूरी है और उसको गठित करना चाहिए। तो ये विचार है वो हर तरफ है वो फैलने लगा और सभी लोग क्या है इसका समर्थन करने लगे। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये अध्याय है वो समाप्त होता है और इसके बाद हम अपना अगला अध्याय है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।